नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दर्शकों, कल आपसे बात जो साझी की है, उम्मीद करता हूं आपने उसे समझा होगा कि हमारी जन्मपत्री में जो भी हमारे शुभ या योगकारी ग्रह हैं और उनकी दशा भी चल रही हो, फिर भी हमें शुभ फल ना मिल रहे हो, तो निश्चित रूप में जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, जो गोचर के ग्रह हैं, वो हमें बल नहीं दे रहे होते। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। आप जब इस बात को ही जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारे काम बनते नहीं हैं। तो आजकल का जो गोचर है उसके हिसाब से अगर चला जाए तो सभी काम धीमेपन में है, धीमी अवस्था में है। कारण उसका ये है कि जो मुख्य ग्रह होते हैं, जिनके साथ हमारे ज़्यादा काम काज, ज़्यादा भौतिक सुख जुड़ा हुआ है, वो सभी खराब हैं अभी। सबसे पहले तो मैंने आपको शुक्र के बारे में बता ही दिया कि शुक्र केतु के साथ है। 1 अगस्त को जाकर ठीक होना है। 31 जुलाई तक लगभग शुक्र और केतु युति बनाकर रखेंगे वृषभ राशि में, और शुक्र बीच में तारा जो है वो डूब भी जाएगा, अस्त भी हो जाएगा। और आजकल शुक्र वक्री भी है, और जब शुक्र वक्री हो जाता है धन की कमी आती है, प्रेम संबंधों में कमी हो जाती है, शरीर में एनर्जी कम हो जाती है और सुंदरता ठीक नहीं रहती। पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में अनबन और प्रेम संबंधों में टूटन होती है। और विशेषकर जिन लोगों की सगाई हो चुकी है, सगाई से लेकर शादी तक अगर शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो रिश्ता टूटने का डर लगा रहता है। इस बात को आप समझ लीजिए, कारण कोई भी बन सकता है। तो सर्वप्रथम शुक्र की बात आपने समझ ली। अब पिछली 17 मई से गुरु भी केतु के साथ आ गए हैं। जब बृहस्पति केतु के साथ आ गए हैं तो उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि हो गई है, यानी कि शुक्र के साथ साथ गुरु भी राहु केतु के चंगुल में अब फंस गए हैं। गुरु ग्रह ने रहना है 13 महीने इस घर में। अमूमन चाल है 1 साल की बृहस्पति की। जब बृहस्पति 13 महीने इस घर में रहेंगे तो जनवरी तक तो भैया वो राहु केतु के साथ ही रहेंगे। अगले साल की जनवरी तक राहु और केतु जब तक अपना राशि परिवर्तन नहीं कर जाते, बृहस्पति की तरफ से भी अगर आप कहें कि नेचुरल शुभ फल मिले, नहीं मिल पाएंगे। हालांकि गुरु शुक्र के घर में गए हैं, एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर में गए हैं, बहुत ही उत्तम फल प्राप्त भी होता है कभी कभी, क्योंकि जब 2 प्रिंसिपल्स मिलते हैं तो स्टूडेंट्स की भलाई होती है। देव गुरु जब शुक्राचार्य से मिलें या उनके घर में जाएं तो वो शुक्र महाराज को क्या कहेंगे कि हे शुक्र महाराज, आपके पास युक्तियां हैं, सुंदरता है, शस्त्र बल भी है, संजीवनी विद्या भी है, आप मेरे विद्यार्थियों को सिखाएं। और शुक्राचार्य देव गुरु से क्या कहेंगे कि हे गुरु महाराज, आपके पास बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, बड़ाई है, बड़प्पन है, आशीर्वाद देने की शक्ति है, आप मेरे शिष्यों को भी आशीर्वाद दीजिए। तो जब भी शुक्र के घर में गुरु, गुरु के घर में शुक्र, तो तब ये 2 आचार्य मिलकर संसार की भलाई करते हैं। शुक्र तो उच्च ही हो जाता है गुरु के घर जाकर, मीन राशि में जाकर। तो ये बड़ी ही कीमती बातें हैं जो आपके साथ साझी करता हूँ। और जब भी ग्रह खराब होंगे, जब भी कोई ग्रह का फल हमें दूषित मिलेगा, तो छाया ग्रह उसके पीछे होते हैं राहु और केतु। अभी भी बृहस्पति वृष राशि में तो आ गए हैं, शुक्राचार्य के घर में तो पहुंच गए हैं, लेकिन केतु के साथ है, राहु की छाया में है। इसे भी गुरु चंडाल योग ही कहा जाता है, जब राहु से दृष्ट हो गए गुरु ग्रह। इस समय शुक्र भी राहु से दृष्ट है, बृहस्पति भी राहु से दृष्ट है। तो ये भी आपको मैं समझा दूं, हम केवल अपने ही टेवे देखते रह जाते हैं, जन्म पत्रिकाएं देखते रह जाते हैं। इस गोचर काल में जो बच्चे पैदा होंगे, अब ध्यान से समझ लीजिए, संतान जो पैदा होगी उसका शुक्र खराब, उसका बृहस्पति खराब। और ध्यान से देखेंगे तो वृष राशि में ही सूर्य भी है, तो सूर्य के ऊपर भी राहु की दृष्टि है, उसका सूर्य खराब। और जिस बच्चे का सूर्य, शुक्र, गुरु खराब हो और इस अवस्था में वो पैदा हो जाए, तो आप समझ लीजिए जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। लेकिन ज्योतिष वो विद्या है, ज्योतिष ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वो विधा है कि अगर हम इन सब बातों को पहले ही जान जाएं और समझ जाएं और उपाय की थ्योरी में पड़ जाएं कि कौन से ग्रह
जन्म समय से ही हमें मजबूत करने हैं, कौन से ग्रहों से हमें बचकर निकल जाना है और कौन से ग्रहों का हमें दान पुण्य करके उन्हें ट्यून करके रखना है। अगर माँ बाप जन्म से ही अपने बच्चे की जन्म पत्री दिखा दें तो यहाँ बैठकर मैं आपको दावा कर सकता हूँ, दावा, कि खराब ग्रहों की दशाएं उतनी खराबी नहीं पैदा कर सकेंगी जितनी अवेयरनेस ना होने के कारण हम झेलते आए हैं। अज्ञानता के कारण जो हम झेलते आए हैं, अगर आज से आप ज्योतिष के इस सिस्टम को समझ जाएं, क्योंकि इससे साफ शब्दों में मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं आपको कोई नक्षत्र नहीं बताता अभी कि एक राशि में कितने नक्षत्र हैं, कितने चरण हैं, उन चरणों में से गुजरता हुआ ग्रह अपना फल बदलता रहता है। कभी कभी ग्रह अपने मित्र राशि में भी उल्टे प्रभाव दे जाता है, क्योंकि उनमें नक्षत्र ऐसे आते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाता ये बातें, मैं आपको कभी डिग्रियों में नहीं उलझाता कि ग्रह इस बाल अवस्था में है, इस युवावस्था में है या इस वृद्धावस्था में है, क्योंकि उनसे ये आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ से कोई मैं ज्योतिष की क्लास नहीं चलाऊंगा, मैं साधारण जनता को बताऊंगा कि इस समय ये ग्रहों की स्थितियां हैं, आप अपना टेवा जाके एक्सपर्ट को दिखा लीजिए, वहाँ पर वो देखेगा कि किस ग्रह के नक्षत्र में, किस राशि के नक्षत्र में ग्रह भ्रमण कर रहा है, शुभ है या अशुभ है, सशक्त है या कमज़ोर है, कि सारी बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। तो क्योंकि शनि ग्रह जो वक्री हैं, शनि ग्रह भी वक्री हैं, अब तो कन्या राशि में ही प्रवेश कर गए हैं। सूर्य ग्रह खराब मैंने आपको बता दिया, गुरु खराब मैंने आपको बता दिया, शुक्र खराब बता दिया मैंने, शनि देव वक्री हैं, अभी 4 अगस्त को उच्च होने हैं। शनि महाराज 25 जून को जाकर मार्गी होंगे, कन्या राशि में ही 25 जून को जाकर मार्गी होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे ही शनि 16 मई को कन्या में वापस गए हैं, सिंह राशि के ऊपर फिर से 7.5 लग गई है। सिंह राशि वालों के ऊपर फिर से 7.5 लग गई है। मिथुन और कुंभ राशि वालों के ऊपर फिर से ढैये लग गए हैं। ये लगभग 80 दिन का ढैया है, 80 दिन की 7.5 है, याद रख लीजिए। और ये जो शॉर्ट पीरियड आते हैं ना ग्रहों के, कभी कभी जीवन में परेशानी, संघर्ष या अनहोनी की वो दास्तां लिख जाते हैं कि अगर हमने इन्हें अनदेखा कर दिया, अगर हमने इनका कैसे उपाय करना है, कैसे इनकी शांति करनी है, इस बात को अनदेखा कर दिया, तो ये शॉर्ट पीरियड के जो प्लैनेट ट्रांजिट है वो हमारे जीवन में हादसों का कारण बनते हैं। तो आप समझ लीजिए, 16 मई को शनि कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। 16 मई से लेकर लगभग 31 मई तक 15 दिन तो ये मई के ही हैं, 15 दिन तो मई के ही हैं, और फिर अगले 30 दिन जून के हैं, और अगले 31 दिन जुलाई के हैं, और 4 दिन अगस्त के हैं। तो इन सब को आप जोड़ेंगे तो लगभग 80 दिन शनि देव अब कन्या राशि में वास करेंगे, वो भी वक्री है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, मिथुन और कुंभ राशि वालों को भी संभल जाना चाहिए, जिनकी चंद्र राशियां हैं, जिनके ऊपर शनि का ढैया और 7.5 दोबारा लग गई है। ये बहुत खराबी पैदा कर सकती है, इसके लिए आपको सावधान यहीं से कर रहा हूँ। जिन जिन को निर्देश है पहले से कि भैया आपका अयोगकारी है, वो शनि के दान करते रहिएगा, और जिन जिन को ये निर्देश दिया गया है कि आपका शनि योगकारी होकर वक्री है, कमज़ोर है, वो शनिदेव की पाठ पूजा, शनिदेव का रतन, शनिदेव का मंत्र, शनिदेव का काला रंग प्रयोग अधिक से अधिक करें। और आपको मैं बता दूं कि इस बार शनि जयंती है, 20 मई को शनि जयंती है। शनि जयंती जो है शनिदेव का जन्मदिन है, याद रख लीजिए। हालांकि उस दिन रविवार होगा। तमाम शनि धामों में या शनिदेव के स्थानों में 19 तारीख की रात्रि को यह शुरू किया जाएगा। तो 19 तारीख की रात्रि, शनिवार की रात्रि जो है, या सूर्यास्त के बाद आप खूब शनि मंदिरों में जाएं, खूब शनिदेव को तेल चढ़ाएं, खूब शनिदेव को काला वस्त्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, लोहे की कीलें चढ़ाएं। जो जो शनिदेव को आप अर्पित करते हैं वो जरूर करें, ताकि शनि जयंती या जन्मदिन के अवसर पर हम किसी ऑफिसर के घर में चले जाएं या किसी ज़िद्दी बच्चे के घर में भी चले जाएं गिफ्ट लेकर, वो भी एक बार तो मुस्कुरा ही देता है,
वो भी प्रसन्न हो जाता है कि चलो मेरी किसी ने था तो ली, मुझे किसी ने समझा तो सही। शनिदेव तो वैसे ही प्यार के भूखे हैं। शनिदेव तो सूर्य से दुत्कारे हुए हैं। शनिदेव तो अपने घर से निकाले हुए हैं। शनिदेव को तो सूर्य ने यह कहकर इल्जाम लगा दिया था कि मैं सुनहरी धूप हूं और तू काला रंग है, कहां से मेरे घर में गैर बीज आ गया है। उसे अवैध संतान बताकर दुत्कार दिया गया था। तब से शनिदेव नाराज हैं, तब से शनिदेव बिगड़े हुए हैं, तब से शनिदेव क्रुद्र हैं। तो इन शनि की स्थितियों को आप समझ लीजिए। शनि देव का जन्मदिन आ रहा है। 19 मई को जाकर शनि धामों में आप शनि की चीज़ें अर्पित करें, काली छतरी अर्पित करें, गरीब बच्चे को चप्पल पहना दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके टेवे के अनुसार फिर बताई जाती हैं। यहाँ बैठकर इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि फिर सब लोग करने लग जाते हैं। कईयों के लिए शनि देव को तेल अभिषेक करने के बजाय हम किसी और प्रकार का दान पुण्य बताते हैं। फिर यहाँ से सुनकर सारी जनता एक लाइन में जब चलने लग जाती है तो फिर परेशानी खड़ी होती है। तो प्रिय मित्रों, शनि जयंती के शुभ अवसर पर आप लोग अगर साढ़े साती है, ढैया है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, छिद्र दोष है, दरिद्र दोष है, केमद्रुम भी होता है। हमेशा अपनी जन्मपत्री में देख लीजिए, चंद्रमा के आगे या पीछे अगर कोई ग्रह ना हुआ तो केमद्रुम माना जाता है। यानी कि एक ना एक दिन दरिद्र हो जाता है इंसान, राजा भी बनता है और रंक भी बन जाता है। चंद्रमा के आगे या पीछे कोई ग्रह अगर ना हो, चंद्रमा अकेला ही हो जन्मपत्री में, तो उसको भी एक दरिद्रता का योग कहते हैं, जिसे केमद्रुम कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों का उपाय होता है। इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त करने के तरीके होते हैं, जो कि आप सब जानते ही हैं कि मैं हर महीने अमावस्या पर करता ही हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि शनि जयंती है, इसलिए 20 मई तक हम उन लोगों की बुकिंग करेंगे। आप सबको आमंत्रण है, जिन जिन की जन्मपत्रियों में दोष है, शनि की दशा चल रही है, योगकारी होकर फल नहीं दे रहा तो भी आपको ये बुकिंग करवानी चाहिए, अयोगकारी होकर नुकसान कर रहा है तो भी आपको शनि की शांति करनी चाहिए। जिन जिन लोगों में 18 साल की राहु की दशा चल रही है, उन्हें परेशानियां आ रही हैं, तो भी आपको शनि जयंती के लिए आपको अपना टेवा दिखाना चाहिए। जिन जिन लोगों की जन्मपत्रियों में केतु की दशा चल रही है और उनके पैर उखड़ चुके हैं क्योंकि केत छुड़ावे खेत, उनको भी शनि के इस शुभ दिन के ऊपर अपने उपाय के लिए बुकिंग करनी चाहिए। जिन जिन की जन्मपत्रियों में राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह है, राहु मंगल, राहु सूर्य, राहु चंद्र, राहु शुक्र, राहु बुध, राहु शनि, या केतु मंगल, केतु सूर्य, केतु चंद्र, केतु बुध, केतु शुक्र, केतु शनि, कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ है वो श्रापित होता है। और जिन जिन की जन्मपत्री में सभी ग्रह राहु केतु के बीच बंद हैं, वो सर्प दोष से पीड़ित होता है। उन सब को अमावस्या से पहले पहले 20 तारीख से पहले पहले मई की अपनी अपनी जन्मपत्री दिखा लेनी चाहिए। इस जन्मपत्री को समझें, उपाय के दिन को समझें, फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपके योगकारी ग्रहों के रत्न कौन से हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपकी दान करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपकी धारण करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। दान पुण्य बुरा नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे लोग तर्क करने लग जाते हैं, पंडित जी दान पुण्य में क्या बुराई है। दान पुण्य कभी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप ये समझ लें कि कौन सी चीज़ का दान लाभकारी है, कौन सी चीज़ का दान पुण्यकारी है, तो फिर क्या कहने। ज्योतिष आपको कभी दान पुण्य से नहीं रोकता, ज्योतिष आपको कभी पाठ पूजा धर्म से नहीं रोकता। ये लाल किताब ही है जो आपको कहेगी मंदिर घर से बाहर फेंक दो, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मंदिर घर से बाहर फेंक दो, किसी को पानी मत पिलाओ, ऐसा लाल किताब इस्तेमाल करती है शब्द, जो कि वेदों के विपरीत है। कहीं कहीं लाल किताब वाले कहते हैं कि मदिरा का सेवन कीजिए, पानी सादा मत पीजिए, मदिरा शराब की एक बूंद डालकर पीजिए, आपका ये ग्रह अच्छा हो जाएगा, वो ग्रह अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे हल्के उपाय जिसके कारण लोगों के जीवन में बर्बादियां हुई हैं लाल किताब के उपायों के कारण। खासकर पंजाब में सबसे ज़्यादा बर्बादियां लाल किताब के कारण हुई हैं, क्योंकि पंजाब में लाल किताब का जन्म हो गया था बदकिस्मती से, ये ऐसा माना जाता है। आप साउथ में जाएं जहां लोग भगवान विष्णु के उपासक हैं,
वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर निकलते हैं, कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा ज्ञाता वहाँ से निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं साउथ साइड से। कारण क्योंकि वो भगवान के पुजारी हैं, ईश्वरीय शक्तियों को समझते हैं, वेदों के साथ चलते हैं, किसी लाल पीली नीली काली किताबों से नहीं चलते वो। तो ये सारी थ्योरी जो है मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ, उसे समझ लीजिए, क्योंकि समय लगभग इशारा कर देता है कि अगले दिन आपसे बातें करूँ। तो जाते हुए फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इस बार 20 मई को तमाम तरह के उपाय करवाए जाएंगे, चाहे वो काल सर्प दोष है, चाहे पितर दोष है, चाहे वो साढ़े साथी है, ढैया है, दरिद्र योग है, छिद्र योग है, केमद्रुम है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है तो शनि देव के जन्मदिन के दिन उनकी पूजा करके ठीक करेंगे इनको। तो ये सारी बातें याद रखें, अपनी अपनी जन्मपत्री चेक करवाएं, ताकि आपके लिए लाभकारी स्थितियां आपके सामने लाकर रख दी जाएं। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।